प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसा कि पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम बिल्कुल नियर है और ऐसे समय में हम जो है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के चिंतित रहते हैं। उसी तारतम्य में हम हर एक चैप्टर के ऑनलाइन वीडियो तैयार करके आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आज आप लोगों के सम्मुख में उपस्थित हूँ और इसी में अपने को जो है दिमाग लगा करके किस प्रकार से हमको ओटी तैयार करना है वो चीज़ें अपने को देखना है। ठीक है, तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जिसमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं। इनमें से कोई एक आंसर सही है, उस एक आंसर को हम थोड़ा सा देखेंगे। आज पीडीएफ थोड़ा सा मुझे 2-1 क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका, है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर लिखा है स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग इज मेड ऑफ स्टील एंड नॉट ऑफ कॉपर वायर। वाई ये पूछा गया आपसे कि स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग जो है वो स्टील की क्यों बनाई जाती, कॉपर की क्यों नहीं बनाई जाती। तो इसमें उन्होंने दिया है स्टील इज चीप, स्टील इज अवेलेबल इन प्लेंटी एंड स्टील इज गुड लुकिंग एंड स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। तो इसमें देखो आप, सबसे सीधा काम है, स्प्रिंग जो अपन बनाते हैं जनरली इलास्टिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रख करके बनाते हैं कि जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड किया जाए तो वो डिफॉर्म हो जाए और जब फोर्स को हटा लिया जाए तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए। तो यहाँ आपका सबसे अच्छा आंसर रहेगा डी वाला कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन द रबर। ध्यान दें, जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा इलास्टिक होता है स्प्रिंग जनरली उसी की में बनाई जाती है। लेकिन दूसरा कारण अपने को ये भी ध्यान रखना है कि वो इलास्टिक लिमिट तक ही डिफॉर्मिंग फोर्स को फॉलो करती है, उसके बाद जो है फॉलो नहीं करती। चीप का भी अपनी जगह सही है, लेकिन उससे ज़्यादा ऑप्शंस ये है, क्योंकि चीप का कहने का मतलब कि हम चांदी के या सिल्वर के या गोल्ड के नहीं बनाएंगे, क्योंकि थोड़े महंगे होते हैं, वो भी इलास्टिक हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा इलास्टिक स्टील है, इसलिए अपन स्टील का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, सिमिलरली कंप्रेसिंग ए रॉड ऑफ मेटल इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी। भैया ध्यान दें, हम जब किसी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम से डिफॉर्म करते हैं या डिफॉर्म से इक्विलिब्रियम में लाने में जो वर्क करते हैं वो वर्क ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, दैट मीन्स उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। वर्क करोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी इंक्रीज होगी। तो मेटल को कंप्रेस करें या फिर एक्सटेंड करें, दोनों को, चाहे तार को खींचा जाए या उसको कंप्रेस किया जाए, दोनों ही कंडीशन में वर्क होता है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, या इंक्रीज आ जाएगा ऑप्शंस, है ना। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टिक फैटी इज लिस्ट। किसकी इलास्टिक फैटी मतलब प्रत्यास्थता थकान, इलास्टिक फैटी किसकी कम होती है। तो यहाँ लिखा है ग्लास, क्वार्ट्स, रबर और वेट क्ले। तो यहाँ क्वार्ट्स जो है इसके ऊपर जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो ये डिफॉर्म हो जाता है, और जब फोर्स को हटाया जाता है तो ये जल्दी अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। अर्थात क्वार्ट्स का इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मतलब वापस अपनी इनिशियल में आने में जो टाइम है वो कम रहता है और लॉन्ग टाइम तक ये वर्क करता रहता है क्वार्ट्स, इसलिए इलास्टिक फैटी जो है सबसे लिस्ट होगी क्वार्ट्स की। ठीक, नेक्स्ट, हुक्स लॉ इज डिफाइन। हुक्स लॉ किसको डिफाइन करता है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो हुक्स लॉ की डेफिनेशन है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ हम लेके चलते हैं ई इंटू स्ट्रेन, और इस ई को अपन कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट और स्ट्रेन
तो हुक्स लॉ जनरली जो है वो इलास्टिक कांस्टेंट मतलब ई को डिफाइन करता है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, यंग्स मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। सिमिलरली 2 वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव देयर रेडी इन द रेशो 1.2 subjected to the same deforming force, the ratio of elongation proposed। भैया देखो ध्यान से, यहाँ क्या है आपको बताया गया है, यहाँ सब चीज़ सेम की गई है, मतलब एक ही मटेरियल लिया गया है तो उसका यंग्स मॉडुलस भी सेम रहेगा। सेम लेंथ रखी है तो दोनों का लेंथ भी सेम रहेगी, है ना। दोनों वायर पर सेम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, बट उनका रेडियस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट दिया हुआ है। तो यहाँ आपको 2 केस बनाना पड़ेंगे। आपको रेडी का रेशो R1 दे रखा है 1 और R2 दे रखा है 2, और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जा रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या है कि y इज इक्वल टू होता है FL अपॉन AL, ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है। यहाँ से मैं एलोंगनेशन मतलब चेंज इन लेंथ अगर निकालता हूँ तो FL अपॉन AY हो जाएगा। ठीक है, F दोनों वायर पे सेम है, लेंथ दोनों वायर की सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा जाता है पाई R स्क्वायर और Y। यानी यहाँ आपको 2 केस बनाना पड़ेगा। पहले केस के लिए हम यहाँ ले लेंगे L1, L1 इज इक्वल टू हो जाएगा F सेम है, L सेम है, क्रॉस सेक्शन मतलब रेडियस दोनों की डिफरेंट है तो R1 का स्क्वायर कर देंगे और Y कर देंगे यहाँ पर। ठीक, दूसरा केस लगाऊंगा L2 इज इक्वल टू FL अपॉन पाई R2 स्क्वायर Y। चूंकि यंग सेम मटेरियल है तो मॉडुलस दोनों के सेम रहेंगे, फोर्स भी सेम लगा रहे हैं, दोनों के ऊपर सेम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, दोनों की लेंथ भी सेम है। अब हम एक से दूसरे को डिवाइड करेंगे तो सेम सेम वाली क्वांटिटी सब कट जाएगी। आपको मिलेगा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। तो R2 दे रखा है 2, है ना, फार्मूले में देख लीजिएगा अभी, सॉरी क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 2 का स्क्वायर कर दो। R1 दे रखा है 1 का स्क्वायर कर दो, तो ये 4/1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 4:1। समझ गए ना। इस क्वेश्चन में सारी क्वांटिटी सेम दे रखी है, केवल रेडियस डिफरेंट दे रखी है। तो रेडियस पर किस प्रकार से एलोंगनेशन मतलब चेंज इन लेंथ किस प्रकार से चेंज होगी वो अपने को देखना है। आओ इसमें देखें क्या आपके पास ये वाला ऑप्शंस है। अगर 4:1 ऑप्शंस है तो फिर ये पहला वाला सही हो जाएगा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, इसमें सारी क्वांटिटी सेम है, केवल रेडियस अलग अलग है, तो आपका ये वाला फार्मूला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4:1। सिमिलरली इफ द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए वायर, मतलब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 6 नंबर का, इफ द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ देन द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर विल बी इक्वल टू। भैया देखो मैं जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या थोड़ा सा घुमाया इन्होंने। y इज इक्वल टू होता है, आई मीन y भी ना कहूँ मैं, e इज इक्वल टू कह देता हूँ। 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आपको बात करूँ। इन्होंने क्या कहा है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, यंग्स मॉडुलस का है तो यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं, स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ ये। लेकिन अब यहां क्या कह रहे हैं, इफ द इंक्रीज इन लेंथ ए वायर इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब ये स्मॉल एल भी ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल के बराबर है, देन यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल विल बी इक्वल टू। तो ये दोनों अगर बराबर बराबर हो गए यानी L अपॉन L हो जाएगा, एक कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो स्ट्रेन की जगह 1 आ जाएगा।
तो यंग्स मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा? स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, कि जो चेंज हुई है, लेंथ चेंज हुई है, वो ओरिजिनल लेंथ के बराबर है। तो हमने स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, दोनों को बराबर कर दिया, तो स्ट्रेन की जगह 1 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस हो जाएगा, तो स्ट्रेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दिया है द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस ऑफ वायर इज। वैसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वायर का ये फार्मूला भी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको भी आगे एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पर ही देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे अपने को इसको सॉल्व करना है। देखो भैया, एक्चुअल में जो एनर्जी होती है वो होती है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। बट उसने यूनिट वॉल्यूम की बात की है, तो इसकी जगह तो हम 1 रख देंगे। तो आपको मिलेगा एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेचिंग वायर स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक, हाँ देख लेना, क्योंकि इस प्रकार कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन हम फिर जानते हैं कि y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहां से अगर मैं स्ट्रेन की वैल्यू निकालूं, यहां से स्ट्रेन की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस बाय y, और यहां पर पुटअप कर दो, यहां पर तो आपको क्या मिलेगा? ये 1/2 ये स्ट्रेस और ये वाला स्ट्रेस हो जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर बाय y। तो एक फार्मूला एनर्जी का ये भी आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ। अब इसका उल्टा चलो, हम स्ट्रेस की जगह, यहाँ स्ट्रेस की जगह रखना चाहें इस फार्मूले में स्ट्रेस की वैल्यू रखना चाहें, स्ट्रेन को ना रखना चाहें, तो स्ट्रेस यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन, और यहाँ रख दो, यहाँ स्ट्रेस की जगह, तो स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा u इज इक्वल टू 1/2 y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, देख लेना दोनों को ध्यान से, और एक फार्मूला आपका ये है u इज इक्वल टू ये वाला पर यूनिट एनर्जी के लिए। अगर अपन टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो फिर ये फार्मूला भी इसमें इन्वॉल्व होगा वॉल्यूम के साथ, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो क्या क्या फार्मूला हो गया? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर बाय यंग्स मॉडुलस, और अगला हो गया 1/2 यंग्स मॉडुलस इन स्ट्रेन का स्क्वायर। तो अब अपन यहाँ देखते हैं कि कौन सा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो अपना सही हो सकता है। यहाँ आ जाओ, ये रहा देखो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन 1/2 यंग्स मॉडुलस एंड y इंटू स्ट्रेस, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, और स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस ये भी सही। इसका मतलब इसमें ऑप्शंस जो आएगा वो ये आएगा, ऑल ऑफ अबव, तीनों ही पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले। ये पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तब भी यही फार्मूले, टू स्ट्रेचिंग अमाउंट ऑफ वायर की अमाउंट ऑफ वर्क पूछा जाए तब भी यही फार्मूले हैं, और टू एनर्जी अगर पूछा जाए स्ट्रेचिंग ऑफ वायर की तब भी यही फार्मूले, वही फार्मूले ध्यान रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो भैया स्ट्रेस का फार्मूला ही होता है F/A, फोर्स अपॉन एरिया। भैया प्रेशर का भी फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो दोनों की यूनिट, फोर्स को मेजर किया जाएगा न्यूटन में, और जो एरिया है इसको मीटर स्क्वायर में। तो स्ट्रेस का भी वही फार्मूला होगा, प्रेशर का भी हो। और भैया ये भी याद रखना कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये लिखा है मैंने यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर, ये मैंने लिखा हुआ है, ये है ना ई निकालोगे तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस है। तो जो फार्मूला
कह सकते हैं स्ट्रेस का होगा, वही तीनों मॉडुलस का होगा, चाहे यंग्स मॉडुलस हो, चाहे बुल्क मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो। तो इसमें भी आपका ऑप्शंस आएगा ऑल अबव, ऑल ऑफ द अबव, सभी सही हैं जिनका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी स्ट्रेस का ही होता है और स्ट्रेस प्रेशर के बराबर होता है। अंतर सिर्फ इतना है, स्ट्रेस जो है वो इंटरनली फोर्स है, प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, लिक्विड के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस। तो भैया फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल। वाई की जगह अगर वेट लटका रहे हो तो एम जी रखा जाता है, तो एम जी एल हो जाएगा, और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिखा जाता है। तो मेरे हिसाब से पाई आर स्क्वायर एल, दैट मीन्स ये फार्मूला सही है आपका। यहाँ ऊपर चेंज इन लेंथ है वो ठीक नहीं है, यहाँ भी चेंज इन लेंथ है, यहाँ है लेकिन वेट इन्होंने नीचे दे दिया है, एफ की जगह एम जी लिखेंगे तो ये नोवा वाला फार्मूला जो है वो सही हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉसिबल प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पाइसन रेशो। पाइसन रेशो की वैसे वैल्यू जो होती है वो -1 से लेकर के 0.5 के बीच में रहती है, 0.5 के बीच में रहती है पाइसन रेशो। और पाइसन रेशो किसको कहते हैं अपन, सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इनमें से देखो कौन सी वैल्यू है, मोर देन 0.5 होगी नहीं, 0 होगी नहीं, -5 होगी नहीं, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल वैल्यू जो है वो इसमें इन दोनों, ये 0.4 होगी जो इसके बीच में आ जाएगी, इसके बीच में आ जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट, विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक। तो भैया ग्लास जो है वो विटल है, स्टील, प्लास्टिक और रबर। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर, आप पढ़ते ही हो, या स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो ये इस प्रकार से आपके यहाँ पर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो बता दिए। अगला आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स को करने के पहले मैं यहाँ से इस चीज़ को इरेज करना चाह रहा हूँ ताकि मैं प्रॉपर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जगह बना सकूँ और आप लोगों को यहीं समझा सकूँ उस पेज पे जाने की बजाय। ठीक है, चलो एक अपन सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं कौन सा इसमें आएगा। On applying deforming force on a plastic bodies, change is produced in them। भैया देखो, जो इलास्टिक बॉडी होती हैं उनमें चेंज टेम्परेरी होता है, मतलब जब फोर्स लगाते हो डिफॉर्मिंग फोर्स तो बॉडी में चेंज आ जाता है, फोर्स हटा लेते हो तो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन प्लास्टिक बॉडी वो होती हैं जिनमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करने के बाद भी वो अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आती, दैट मीन्स उनमें परमानेंट चेंज होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा फिल इन द ब्लैंक वो हो जाएगा परमानेंट, है ना। अगर मैं नहीं भी लिख पाऊँ तो ध्यान रखना, यहाँ आ जाएगा परमानेंट, परमानेंट। ओके, परमानेंट लिख लेना, देख ध्यान से, थोड़ा वैसा लिखा गया है मेरे से। परमानेंट चेंज होता है प्लास्टिक बॉडी में, ध्यान रखना। ऐसा यूनिट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, तो जो स्ट्रेस की होगी वही इसकी होगी, यहाँ आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस एग्जिट ओनली इन, यंग्स मॉडुलस जो है वो केवल सॉलिड्स मटेरियल में देखा जाता है, तो यहाँ लिख दो सॉलिड्स। ठीक, इज नेग्लेजिबल फॉर क्वार्ट्स, क्वार्ट्स के लिए क्या नेग्लेजिबल होता है, इलास्टिक फैटी और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। यहाँ लिख दो आप इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, मतलब वो टाइम जब किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अपन अप्लाइड करते हैं तो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, और जब हटाते हैं तो जो टाइम उसको इनिशियल में आने में लगता है वो कहलाता है आपका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। चूंकि बड़ा पॉइंट है मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नेग्लेजिबल होता है क्वार्ट्स के लिए, इलास्टिक फैटी भी नेग्लेजिबल होती है। द रेसिप्रोकल ऑफ बुल्क मॉडुलस इज नाउन एज, बुल्क मॉडुलस का इनवर्स क्या होता है, तो वो होता है कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी को अपन के से डिनोटेट करते हैं, के। लेकिन तुम पूरा वर्ड्स लिखना, तुम केवल के मत लिखना, तुम कंप्रेसिबिलिटी लिखना, है ना। बुल्क, द इनवर्स ऑफ बुल्क मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस जो है लिक्विड पे, फ्लूइड पर अप्लाइड होता है, इसलिए हम वहाँ कंप्रेसिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, और ये बुल्क मॉडुलस का इनवर्स होता है।
ठीक। रबर इज इलास्टिक देन स्टील, देखो स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर है, तो रबर जो है वो लेस इलास्टिक है, तो यहां आ जाएगा लेस इलास्टिक। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ लिक्विड, भैया रिजिडिटी लिक्विड में नहीं होती है, रिजिडिटी होती है सॉलिड मटेरियल्स में, जो उनका शेप बिगड़ जाए बाकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तब। तो द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ लिक्विड्स होता है 0, ये 0 बता देना आप यहाँ पर। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड बिहाइंड द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी देन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन चेंज रैपिडली, हाँ, या चेंज नहीं है, इंक्रीज रैपिडली, आप यहां लिखो इंक्रीज रैपिडली, इंक्रीज बढ़ती है, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद यदि आपने उस पर फोर्स अप्लाइड किया तो उसकी जो कह सकते हैं कि जो स्ट्रेन है या उसमें जो चेंज इन लेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है प्लास्टिक रीजन की ओर मूव कर जाएगा, फिर वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज घटती है, ध्यान रखना। ये लो, ये मैंने आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो बता दिए हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स की ओर। ट्रू एंड फॉल्स भी देखिए आप। पहला यहाँ पर लिखा है द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए वायर इज U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इन स्ट्रेन। अब देखो यहाँ पे ये बड़ा विचित्र वाला फार्मूला उन्होंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। क्यों रख दिया है? क्योंकि इन्होंने इसमें कहीं नहीं कहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हो या टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हो। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए तो U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम शब्द नहीं आया है तो फिर ये गलत हो जाएगा। ये जो एनर्जी लिखी है, जो इसके पहले मैंने आपको 3 बताए हैं, है ना, उसमें इनिशियल वाला जो मैंने लिखा था, यहाँ देखिए आप, इनिशियल वाला जो मैंने लिखा है ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है स्ट्रेचिंग वायर का, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला है। लेकिन यहाँ वॉल्यूम को मैंने यूनिट मान लिया है, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है, तीनों लिखे हुए हैं, ये वॉल्यूम नहीं है इसमें। तो चूंकि इन्होंने यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम की बात नहीं की है, इसलिए अपन इसको फॉल्स दर्शा देंगे, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर ये यूनिट वॉल्यूम की बात करते तो ये ट्रू हो जाता। ओके, सिमिलरली इधर आ जाओ, स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर, ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, प्रूव करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल ट्रू है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक है रबर से। ठीक, यंग्स मॉडुलस इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, नहीं 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 नहीं, गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो है यंग्स मॉडुलस डिक्रीज होता है मेटल्स का, है ना, ध्यान रखना, मटेरियल का, सॉलिड का, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ इनेवार डज नॉट चेंज ऑन टेम्परेचर, हाँ ये ट्रू है, आ जाएगा। इनेवार जो है वो एक मिश्र धातु है, अलॉय है, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर अलॉय की इलास्टिसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता है, ये अपन टेम्परेचर के साथ, ये फॉल्स हो जाएगा आपका। द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस, बिल्कुल सही कहा, स्ट्रेस की, प्रेशर की, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, सबकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये स्ट्रेस की जो यूनिट होगी वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी होगी, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा आपका, ट्रू। ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन इलास्टिक बॉडीज पर परमानेंट चेंज आर प्रोड्यूस इन देम। ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स ऑफ इलास्टिक बॉडी, नहीं, इलास्टिक बॉडी में टेम्परेरी चेंज आता है, परमानेंट चेंज नहीं आता, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका, फॉल्स। प्लास्टिक बॉडी में परमानेंट चेंज आता है। इन ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लास्टिक रीजन इज वाइड फॉर ब्रिटल सब्सटेंस, नहीं, वाइड नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो प्लास्टिक रीजन है, ये प्लास्टिक रीजन B से D तक का कहा जाता है, B से D तक का, लेकिन ये ब्रिटल बॉडीज के लिए इतना ज़्यादा गैप वाला नहीं होता, बिल्कुल नियरली रहता है B के, ब्रिटल बॉडीज के लिए। ये प्लास्टिक रीजन बड़ा रहता है, बस किसके लिए? प्लास्टिक बॉडीज के लिए। इलास्टिक बॉडी के लिए भी ये इतना नहीं रहता।
तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल नियर रहता है। बी को यहाँ इलास्टिक लिमिट कहा गया है, ए को प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, सी को यील्ड पॉइंट कहते हैं और डी को ब्रोकन पॉइंट यहाँ पर जो दर्शाया गया है ना। यहाँ से O टू A प्रोपोर्शनल लिमिट है, O टू B जो है ये आपका एक प्रकार से इलास्टिक लिमिट है ना। C जो है B और C के बीच की जो रीजन होती है ये कहीं आपकी कह सकते हैं ब्रिटल बॉडीज़ के लिए या प्लास्टिक बॉडीज़ के लिए रहता है, लेकिन ये कांच के लिए बहुत ही कम होता है, ब्रिटल बॉडीज़ के लिए बहुत ही कम होता है। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा है, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लास्टिक रीजन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लास्टिक रीजन फॉर ए ब्रिटल बॉडीज, ब्रिटल बॉडी लिख दिया है, दिख रहा है, ये ब्रिटल बॉडी के लिए बहुत क्लोज होता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, व्हेन ए वायर क्लैम्प बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स कूल्स द फोर्स ऑन इट एफ इज इक्वल टू, हाँ ये चीज़ आपको शायद मैंने लिखाई तो है पर बताई नहीं होगी, सॉरी ये ट्रू है, ये ट्रू है आपका, है ना, ये ट्रू रहेगा आपका, ट्रू। मैं और एक बार पहले अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके पहले यहाँ पर इन्होंने दिया है द पॉइसन रेशो ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं अभी इन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कौन से मटेरियल के लिए, नेगेटिव तो रहता है -1 से लेके 0.5 तक के बीच में रहता है, कैन नॉट बी नेगेटिव, नॉट बी नहीं, नेगेटिव रहता है इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, कैन नॉट बी कहा है, नेगेटिव रहता है क्योंकि -1 से लेकर 0.5 के बीच की भी वैल्यू रहती है। भैया ये रिलेशन मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, ये वाला रिलेशन, ठीक है, ये वाला रिलेशन मैं इधर ही एक्सप्लेन करता हूँ पीछे। यहाँ पर देखो क्या है, आप लोगों ने y इज इक्वल टू पढ़ा हुआ है एफ एल अपॉन ए, चेंज इन लेंथ को मैं 1 मिनट के लिए डेल एल लिख रहा हूं, ये तुमने पढ़ा हुआ है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 1 मिनट के लिए डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, है ना, डेल एल को इधर एल को नीचे लाऊंगा तो देखो आप इसको इधर ले चलो, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू, इसको इधर लाया तो ये इधर आ जाएगा नीचे और ये हो जाएगा आपका एफ अपॉन ए वाई, ठीक है, ये मैंने स्ट्रेन निकाल ली, स्ट्रेन। और आप लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन पढ़ा है थर्मल कंडक्टिविटी वाले चैप्टर में, वो होता है डेल एल अपॉन एल डेल टी। इस डेल एल अपॉन डेल टी की जगह हम लोग लिख देंगे, ये डेल टी उधर चला जाएगा, अल्फा डेल टी इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। इसकी जगह, ये कैपिटल एल ले लूँ 1 मिनट के लिए, इसकी जगह हम ये चीज़ रख देंगे अल्फा डेल टी। तो जब आप अल्फा डेल टी करोगे तो आपको मिलेगा एफ अपॉन ए वाई, और यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो इसका मल्टीपल इधर हो जाएगा ए वाई अपॉन अल्फा डेल टी। तो ये थर्मल स्ट्रेस कहा जाता है, इसको थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं एफ को, या फोर्स एक प्रकार से। तो ए वाई अल्फा डेल टी, तो यहाँ देखो इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है इन्होंने ए वाई अल्फा डेल टी, ओके, ये लिखा हुआ देखो सही है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ट्रू, ठीक, देख लेना ध्यान से। रिलेशन है, ऐसा भी कह दो कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन और यंग्स मॉडुलस के बीच में रिलेशन है या फोर्स के बीच में रिलेशन है, ये बता सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है, दैट्स वेरी इजी, ये तो आप कर ही लेते हो। इसमें इलास्टिक बॉडी पूछी गई है, प्लास्टिक बॉडी पूछी गई है, ब्लास्टिक सब्सटेंस पूछा गया है, इलास्टोमर पूछा गया है और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट पूछा गया है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट सबसे कम होता है क्वार्ट्स बॉडी के लिए, तो अपन यहाँ तो आप लिख दो 5 क्वार्ट्स के लिए। इलास्टिक बॉडी इसमें स्टील है तो यहाँ आप लिख दो 1, यहाँ लिख दो 1, ओके। प्लास्टिक बॉडी जो है वो प्लास्टिक बॉडी है, ये वो है गीली मिट्टी, तो यहाँ लिख दो 2। ब्रिटल बॉडीज है ग्लास, यहाँ लिख दो 3, और जो इलास्टोमर है वो रबर है,
है ना। इलास्टोमर उनको कहते हैं जिन पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाइड करने पर उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाए, तो वो इलास्टोमर है। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपन। चूंकि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब आपको आते नहीं है तो इन पर अभी मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता। थोड़ा बहुत इन क्वेश्चन पे कर लूँ, मैं बोलता रहूँगा, आप सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादा लिखूँगा नहीं, समय ज़्यादा हो जाएगा। व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी, तो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि जब किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, और जब फोर्स को हटाया जाता है तो बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। व्हाट इज़ इलास्टिक लिमिट, तो आप कह दो वो मैक्सिमम फोर्स जहाँ तक कि कोई बॉडी इलास्टिक प्रॉपर्टी को फॉलो करती है उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। व्हाट इज स्ट्रेन, तो आप कह सकते हो द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन विद इन इलास्टिक लिमिट, द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन बाय इनिशियल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला, तो भैया यूनिट और डायमेंशन, ये यूनिट लेस है, यूनिट इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और डायमेंशन फार्मूला इसका हो जाएगा M0 L0 T0। ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन नेम देयर, तो 3 प्रकार की होती हैं, अपन लोग इसको पढ़ चुके हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसको कहते हैं, तो विद इन इलास्टिक लिमिट चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, दैट इज कॉल्ड longitudinal strain. If the length of wire increase 1% on suspending a weight of 1 kg weight, then what is longitudinal strain? देखो इन्होंने स्ट्रेन दे ही दी है, बता दी है 1% है, तो कितनी स्ट्रेन आपने को ये कितना फोर्स अप्लाइड किया गया इससे कोई लेना देना नहीं है, तुमको भ्रमित करने के लिए। तो 1% को आप कैसे लिखोगे, 1/100, और 1/100 कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है 0.01, 1% निकालना है तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0.01। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट, द रेशो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेन, तो ऐसा स्ट्रेन जिसमें शेप बिगड़ जाए और वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ठीक, प्योर शेयर वही होता है जो आपने से फोर्स अप्लाइड किया है, तो स्ट्रेस जो है वो प्योर शेयर कहलाएगा आपका। ठीक, उसके बाद इधर है बेटा, यहाँ पे गिव एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। भैया हम एसआई यूनिट लिखोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स अपन एरिया होता है, फोर्स अपन एरिया की जो यूनिट लिखोगे फोर्स को न्यूटन में और एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो ये यूनिट हो जाएगी। और डायमेंशन फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, M L-1 और T-2, है ना, ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा उसका। ठीक है, और नेक्स्ट, ए 3 kg वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वायर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए आपने क्या किया है, आपने किसी वायर के ऊपर फोर्स अप्लाइड किया है, तो फोर्स तो नीचे की तरफ है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, और जो रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के अगेंस्ट होता है। तो आपने तार के ऊपर उसको लटका रखा है, तार के ऊपर ऐसा वेट लटका रखा है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो नीचे काम करेगा, तो रिएक्शन फोर्स जो होगा वो ऊपर काम करेगा, है ना, रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और पर यूनिट एरिया पर उस रीस्टोरिंग फोर्स को देखा जाएगा तो वही आपका स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में सीधी सी बात है, आपको द रेशो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया ही लेना है दोनों में। लेकिन जब किसी कह सकते हैं कि वायर पर उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो वो स्ट्रेस कहलाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस उसको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट का शेप तो बिगड़ जाता है बट उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसको कहते हैं अपन शेयरिंग स्ट्रेस, और फोर्स अपॉन एरिया ही है दोनों का फार्मूला। गिव वन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, तो लिख दो स्ट्रेस जो है वो इंटरनली फोर्स है, प्रेशर जो है वो एक्सटर्नली फोर्स है। ठीक है, और प्रेशर स्ट्रेस जो है वो वेक्टर, और चाहो तो स्ट्रेस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अंडर व्हाट कंडीशन इज द रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब किस कंडीशन में
रेस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों इक्वल होंगे, तो ये इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत तो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे इलास्टिक लिमिट से बाहर अगर आप फोर्स लगाओगे तो फिर स्ट्रेस जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल नहीं होगा, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल नहीं होगा। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, ये कह सकते हो आप। व्हाट इज हुक्स लॉ? तो बहुत इजी है, आप क्या कह सकते हो, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ है आपका। डिफाइंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आप लिख दो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। फार्मूला, राइट द फार्मूला फॉर डायमेंशन फार्मूला मैं ये लिख चुका हूँ, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये टी माइनस 2 है बेटा, हो ये टी माइनस 2, यही इसका भी रहेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ डायमेंशन फार्मूला एक बार आपके लिए, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो चाहे कोई सा भी मॉडुलस हो, है ना, यंग्स मॉडुलस के लिए सबके लिए सेम रहता है। इफ द वॉल्स ऑफ ए इवोरी एंड क्ले मिट्टी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट ऑन द फ्लोर देन विच वन विल रिबाउंड हाई। मिट्टी और इवोर की बॉल को आप पटक रहे हो, तो इवोर थोड़ा सा इलास्टिक है, मिट्टी जो है वो प्लास्टिक है, तो जब वो गिरेंगी तो उनके ऊपर अर्थ के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होगा उसमें जो मिट्टी होगी वो डिफॉर्म हो जाएगी, तो वापस से रिबाउंड नहीं हो पाएगी, और जो इवोवार की बॉल है वो रिबाउंड हो जाएगी। तो आप यहाँ कह सकते हो कि इवोवार इज द मोर इलास्टिक देन क्ले, इसलिए रिबाउंड कौन सी ज़्यादा होगी, इवोरी की बॉल ज़्यादा रिबाउंड होगी, क्ले की जो है वो कम होगी। हाई किसका रहेगा, इवोवार की, ठीक है ना। राइट द फॉलोइंग इन इंक्रीज ऑर्डर टू इलास्टिसिटी कॉपर, आयरन, ग्लास एंड रबर। तो यहाँ सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लेना है अपने को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले आ जाएगा रबर, फिर आ जाएगा ग्लास, फिर आ जाएगा कॉपर और फिर आ जाएगा आयरन, मतलब सबसे ज़्यादा आयरन इलास्टिक होगा इनमें। तो पहले आ जाएगा 1 नंबर पे रबर ये बिटल बॉडीज है, 2 नंबर पे ग्लास, 3 नंबर पे कॉपर और 4 नंबर पे आ जाएगा आपका आयरन। ठीक, नेक्स्ट, इफ टू स्फीयर हैविंग डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर ड्राफ्ट फ्रॉम द सेम हाइट देन विच स्फीयर विल रिबाउंड टू ग्रेटर हाइट। जो ज़्यादा इलास्टिक होगा वो ज़्यादा रिबाउंड होगा, जो कम इलास्टिक होगा वो कम रिबाउंड होगा। ठीक है, तो इसमें आप आंसर दे देना कि जिसका इलास्टिक मॉडुलस हाई होगा वो ज़्यादा रिबाउंड होगा। ठीक, डिफाइंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो भाई बता चुके हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, उसको अपन कह देंगे यंग्स मॉडुलस। व्हाट डू मीन बाय, हो गया। व्हाट इज मीन बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, गिव इट्स अ फार्मूला। तो भैया फार्मूला तो वही स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फार्मूला अगर आप लिखना चाहो तो वही लिख देना जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ लिख देता हूँ इसका मैं, ये जो 22 वाले का फार्मूला है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल। यहाँ एफ जो है ये फोर्स है, एल इनिशियल लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है और एल चेंज इन लेंथ है। ठीक, बुल्क मॉडुलस क्या होता है अगला, तो बुल्क मॉडुलस विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बुल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए भी ये कह सकते हो, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ टेंजेंशियली स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। व्हाट इज इनवर्स ऑफ बुल्क मॉडुलस इज कॉल्ड, बुल्क मॉडुलस के इनवर्स को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब के से डिनोटेट करते हैं उसको। नेक्स्ट, what would be the effect of temperature of the wire if the weight suspended from it is suddenly removed? What is the effect? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा उसका कारण बता देता हूँ मैं, कि जब तुमने उस पर वेट लटका रखा है तब उस पर पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही है, और फिर तुमने वहाँ से फोर्स हटाया, फोर्स हटाएगा तो वो वापस रिबाउंड होगा, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। 28 में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा।
29 है, विच मटेरियल हैज मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, विच मटेरियल हैज मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब यहाँ इन्होंने कोई दो मटेरियल दिए नहीं हैं, अपन किस पे कंपेयर करके इनकी बात करने का प्रयास करें, यहाँ ऐसा कुछ इन्होंने दिया नहीं है। अब अपनी मर्जी से ही अगर अपन कह दें तो जो जितना हार्ड मटेरियल होगा, हार्ड जितना ज़्यादा होगा, मतलब सॉलिड जितना ज़्यादा हार्ड होगा, उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो मैक्सिमम होगा। अब यहाँ कोई देते तो अपन कंपेयर कर लेते। आप तो एक काम करना, अगर कुछ नहीं दी गिवन है अपने पास तो यहाँ पे आप लिख देना डायमंड। डायमंड जो है वो ज़्यादा रिजिडिटी शो करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द यंगस्ट मॉडुलस विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। भाई अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉलिड्स का जो यंग्स मॉडुलस है वो डिक्रीज होगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका डिक्रीज। ठीक, ए हैवी वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड एंड नो वेट इज सस्पेंडेड ऑन अदर एंड, इट्स ए स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द वायर, इज स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द, यस बिल्कुल, हैवी वायर है तो उसके वेट के कारण भी, ऐसा लटका हुआ है तो उसके वेट के कारण भी उसके ऊपर स्ट्रेस काम करेगा। ठीक है, यहाँ बता देना कि वेट के कारण भी करेगा उस पर स्ट्रेस। विच मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट विथ ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर, विच मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट विथ ऑल थ्री स्टेट से मतलब यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस से मतलब है इनका, सॉलिड से भी मतलब है और लिक्विड से भी मतलब, ऑल थ्री स्टेट में कौन सा मॉडुलस जो है काम करेगा वो ये कह रहे हैं। तो तीनों स्टेट में बुल्क मॉडुलस काम करता है क्योंकि तीनों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, तो यहाँ बुल्क मॉडुलस लिखना आप, के है ना, होता है ना नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। हाउ इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर अफेक्टेड इफ इट्स लेंथ इज डबल एंड डायमीटर हाफ्ड। How is the Young's modulus of material of the wire affected if its length is double and diameter is half? तो मैं 1 मिनट के लिए पहले यहाँ इरेज ले रहा हूँ और इरेज करने के बाद इसको मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ, तब मैं आपको जो है ये बात बताऊँ। ठीक है, देखो यहाँ तुमको फार्मूला तो यंग्स मॉडुलस का ऐसा देखने को मिलेगा, ये यहाँ जो फार्मूला है y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल, एफ है, ये है एफ है। यहाँ देखो लेंथ भी आ रही है, एरिया भी आ रहा है, ठीक, और फोर्स भी आ रहा है, बट एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। मतलब कह सकते हैं कि ये नेचर होता है सब्सटेंस का, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं रहता, ये फिक्स रहता है किसी के भी लिए। यह फार्मूले में जरूर दिखाई दे रहा है आपको, तो इसलिए आप ध्यान रखना कि लेंथ को बढ़ाएं, डायमीटर को बढ़ाएं या घटाएं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नो चेंज लिखोगे आप, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। ये मेटल का या मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है, ये पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट वॉल्यूम पर भी उतना ही काम करेगा जितना डिफरेंट लेंथ डिफरेंट वॉल्यूम पर काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट है ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर वायर। तो भैया ये यहाँ देख लेना, और वैसे मैं आपको ड्रा करा चुका हूँ, इसलिए मुझे ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में है। ओ ए यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिमिट है, ओ बी जो है ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, वो है क्या नाम, इलास्टिक लिमिट। बी सी जो है ये आपका एक प्रकार से इल्ड पॉइंट है, सी इल्ड पॉइंट है। इल्ड पॉइंट का मतलब होता है कि फिर उसके बाद फोर्स कम भी करो तो भी उसमें स्ट्रेन जो है बढ़ना जारी रहती है, और डी जो है वो ब्रेक ऑन पॉइंट है। और ये बी से लेकर डी तक का जो रीजन है ये प्लास्टिक रीजन कहलाता है। आप देख लेना, इस पर अब जो भी क्वेश्चन है वो आप स्वयं सॉल्व करना, मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगला है व्हाट आर इलास्टोमर। रबर जो है वो इलास्टोमर है, बता देना आप कि कम फोर्स अप्लाइड करने पर भी उसकी लेंथ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, उसको कहते हैं अपन इलास्टोमर। ठीक,
नेक्स्ट, व्हाट इज़ इलास्टिक फैटी? तो मैंने आपको बताया है कि इलास्टिक फैटी मतलब क्या होता है कि किसी मटेरियल पर बार बार फोर्स अप्लाई करते रहेंगे तो वो एक प्रकार से इलास्टिक प्रॉपर्टी को कुछ समय के लिए छोड़ देती है, मतलब फॉलो नहीं करती है। ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट थक गया है, कुछ समय उसको रिलैक्स छोड़ दो, उसके बाद फिर से काम में लाओ तो फिर वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को बिहेवियर करने लगती है। वो थकने की जो चीज़ है वो इलास्टिक फैटी कहलाती है। व्हाट इज़ इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जो रहता है वो आप बता सकते हैं कि जब किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करते हैं तो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, और जब हम फोर्स को हटाते हैं तो फोर्स को हटाने पर बॉडी जो है वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। तो जो टाइम लगता है इनिशियल पोजीशन में आने में, हम उसको कह देते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। व्हाट इज कॉज ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? ये मैं आपको वन वर्ड से इसलिए करवा रहा हूं कि इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबल आपको जो है वो छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आपको इनको तैयार करना है, अदरवाइज इनको तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। सो व्हाट इज कॉज ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? भाई पोटेंशियल एनर्जी जो अमाउंट ऑफ वर्क है तार को खींचने में या कंप्रेस करने में जो वर्क होता है, बस वही उसका रीजन है पोटेंशियल एनर्जी का। इन सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर ए वायर ऑफ क्वार्ट्ज आर फास्फोरस ब्रांच इज यूज्ड बाय, तो भैया इसलिए यूज करते हैं कि उसमें ट्विस्ट कम क्रिएट होता है ना, टॉर्क जो है वो कम रहता है यूनिट ट्विस्ट के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि उसमें ट्विस्ट कम क्रिएट होता है, इसलिए उसका यूज़ करते हैं। राइट द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन टर्म। तो भैया मैं आपके ये इन सब की है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म में लिखना है। ये स्ट्रेन दे रखी है, स्ट्रेस दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, तो आप सब इसमें ही कर देना। ये मैंने जो लिखा है ना इसमें ये सब लिखे हुए हैं, इनको केवल सिंबल दे देना, बस इनको सिंबल दे देना, आ जाएगा आपको ये वाला पार्ट। ठीक। व्हाट आर द इलास्टिक पोल्स मेड, व्हाई आर द इलास्टिक पोल मेड होलो? सॉलिड की कंपेयर में जो होलो पोल्स जो बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल होलो, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, स्ट्रॉन्गर रहते हैं होलो वाले, क्योंकि वो होलो का जो इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होता है वो सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा रहती है। वाई स्टील इज प्रिफेयर ओवर कॉपर इन मेकिंग स्प्रिंग? स्टील को क्यों प्रिफेयर करते हैं बता चुका हूँ मैं आपको कि स्टील का जो कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर रहता है कॉपर से, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ पॉइसन रेशो? तो द रेशो, आप इसको भी मैं फार्मूले को एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द रेशो विद इन इलास्टिक लिमिट, द रेशो ऑफ lateral strain by longitudinal strain। स्ट्रेन, ठीक है, ये रेशो है इसका। ओके, तो ये भी आपका हो गया। एक और रह गया है, कोई देख लेता हूँ मैं उसको, बाकी ये लगभग ऑब्जेक्टिव पर लिखा है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशो? तो पॉइसन रेशो की जो प्रैक्टिकल वैल्यू रहती है वो -1 से लेकर के 0.5 की रहती है। ठीक, ये आंसर हो गया। टाइप एनी क्वेश्चन, ये अब बड़े क्वेश्चन हैं, एक बार मेरे हिसाब से छोटा क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को जरूर एक बार आप देख के जाना, इसको देख के जाना एक बार, ठीक है, इसको भी देख के जाना एक बार, बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगले चैप्टर के साथ हम चाह रहे हैं आपसे फिर एक बार मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों को गुड नाइट, सब्बा खैर, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।